हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी एनटीए नेट के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो इंग्लिश में है। मैं कोशिश करूंगी कि बायलिंगुअल करूं, लेकिन टाइम बहुत कम है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बीएड की क्लासेस भी साथ साथ में चल रही हैं, तो दोनों ही क्लासेस को मैनेज करना और साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप करना बहुत ही मुश्किल है। मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आपको बायलिंगुअल प्रोवाइड कर पाऊँ, लेकिन आज की क्लास जो है, एक तो उसमें कॉमन क्वेश्चंस है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं समझाती तो आपको अपनी लैंग्वेज में ही हूँ, यानी कि सिंपल आपको लैंग्वेज में समझाती हूँ। थ्रू आउट इंग्लिश में नहीं समझाती, जिससे आपको प्रॉब्लम हो। फिर भी कोई और क्वेरी हो तो ज़रूर बता दीजिएगा, और कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट क्लास जो है वो बाइलिंगुअल हो, आपके साथ डिस्कस करूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर सेंड डाउनवर्ड्स थ्रू फॉर्मल चैनल्स, यानी फॉर्मल चैनल के थ्रू हम डाउनवर्ड पोजीशन में कितनी तरह से इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं। 2 टाइप्स है, 3, 4 एंड 5। तो फ्रेंड डिफरेंट टाइप्स हैं, और यहाँ पे अगर हम सबसे ज़्यादा नंबर्स देखें तो यहाँ पर है हमारा 5। और हम डाउनवर्ड अगर हम चैनल की बात करें तो हम इंफॉर्मेशन को हम सेंड कर सकते हैं। कोई पेपर निकाल के, कोई ऑफिशियल पेपर हमने निकाल दिया, या फिर हम किसी भी तरह का नोटिस निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं, या हमने एक कॉन्फ्रेंस कर ली उसके थ्रू हमने निकाल दिया, या फिर हमने कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करके निकाल दिया कोई इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर अगर हम इस तरह से बात करें तो हमारा ऑप्शन 5 यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स हैं जिसके थ्रू हम इन्फॉर्मेशन को पास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। व्हाट कॉजेज अ लॉट ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू बी लॉस्ट, यानी कि ऐसा क्या कारण है जिसके कारण हमारे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा खोने के चांसेस होते हैं। वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन ज्यादा होने से हमारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन खो जाती है, या फिर टाइमिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन की जो कलेक्ट करने की टाइमिंग थी वो सही नहीं थी, या एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन, या फिर फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जिसमें सबसे ज्यादा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन खोने के चांसेस होते हैं, वो होता है वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत लार्ज वॉल्यूम में होगी तो वहां पर क्या होगा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमारी स्किप हो जाएंगी। हम उन चीजों को तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे जो कि हमारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। तो हम ये याद रखना है कि जब भी हम किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हम धीरे धीरे करके कलेक्ट करें और उसको स्टडी भी करते जाएं। क्योंकि अगर हम इकट्ठी इन्फॉर्मेशन करके बाद में उसको स्टडी करेंगे तो वहां पे वॉल्यूम बहुत हो जाएगा, तो क्या होगा, कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो हमसे छूट भी सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In which communication much information need to be shared among people in the same hierarchical level, यानी कि ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन है जिसके अंदर सेम हायरार्किकल लेवल पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करने की आवश्यकता होती है। वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के अंदर, अपवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर, या फिर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वर्टिकल में, तो वर्टिकल में ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती जिसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व हों और हर इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सके। और अगर हम बात करें अपवर्ड की, तो ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर भी जरूरी नहीं है कि आप हर इंफॉर्मेशन को शेयर करो। सेम इसी तरह से डाउनवर्ड में तो सिर्फ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ही शेयर किया जाता है जो कि उनसे कंसर्न होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, सेम डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, तो यहाँ पे मोस्टली चीजें जो होती हैं वो हर डिपार्टमेंट को शेयर की जाती हैं आपस में, जिससे कि सारी चीजें आपस में कोऑर्डिनेट होकर चलती रहें। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन डिफर इन, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन जो होता है हमारा डिफर होता है किस चीज में, फॉर्मेलिटी में, ऑब्जेक्टिविटी में, या फिर सब्जेक्टिविटी में, या फिर इररिलेवेंस में। तो फ्रेंड्स, अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन जो होता है हमारा डिफर करता है फॉर्मेलिटी में, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेलिटी अलग अलग हो जाती है उस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन कैन मूव, यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो हमारा मूव करता है कैसे, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो फॉर्मल कम्युनिकेशन मोस्टली जो हमारा मूव करता है वो करता है हमारा अपवर्ड में। क्योंकि डाउनवर्ड में क्या होगा, अपवर्ड में हम, फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन के लें तो फ्रेंड डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम इसको करेक्ट डी बोलेंगे, क्योंकि हमारा अपवर्ड भी हो सकता है फॉर्मल, डाउनवर्ड भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे हमारे सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन इज ऑफिशियल, यानी कि ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन है जो कि ऑफिशियली होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्टिकल या सेक्टोरल। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर ऑफिशियल कम्युनिकेशन की बात करें जो सबसे ज्यादा होता है, तो फ्रेंड्स वो है हमारा आंसर ए, फॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम सबसे ज्यादा ऑफिशियल कम्युनिकेशन को पास करते हैं। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन इज अनऑफिशियल, यानी कि अनऑफिशियल कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा किस तरह के कम्युनिकेशन आते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्टिकल या सेक्टोरल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम अनऑफिशियल की बात करें तो अनऑफिशियल में जो सबसे ज्यादा आते हैं वो होते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कि हम डे टू डे अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने रिलेटिव्स के साथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन मीन्स, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन से, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन से या वर्टिकल कम्युनिकेशन से। तो फ्रेंड्स ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन की बात करें तो ये हमारा होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि फ्रेंड्स ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन को गॉसिप और रूमर कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, और इसको ग्रेपवाइन को अनदर नेम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर गॉसिप्स और इस तरह की चीजों को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्सप्रेशन द कम्युनिकेशन में भी, यानी कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन की बात करें तो वहाँ कम्युनिकेशन कौन सा होगा, 2 टाइप होगा, 3 टाइप होगा, 4 टाइप होगा या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें एक्सप्रेशन की तो ये हमारा 2 टाइप कम्युनिकेशन होता है, दो लोगों के बीच जब हम एक्सप्रेशन के थ्रू बात करते हैं तो ये 2 टाइप कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि इनमें से कौन सा फॉर्म हमारा ओरल कम्युनिकेशन के अंदर कंसिडर किया जाता है, इंस्ट्रक्शन देना, इंटरव्यूज दे, ग्रेप वाइन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमारा ओरल कम्युनिकेशन के अंदर क्या आता है, तो फ्रेंड्स ओरल कम्युनिकेशन में यहाँ हमारा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इंस्ट्रक्शन भी ओरल कम्युनिकेशन में आएंगे, इंटरव्यूज भी आएंगे और हमारा ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन रिटन इज रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि इनमें से कौन सी कम्युनिकेशन हमारे रिटन कम्युनिकेशन में आते हैं, पॉलिसीज, लेटर्स, मैनुअल्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, ये सारी चीजें हमारी रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, क्लैरिटी, अटेंशन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए कि आपने हर चीज सामने वाले को क्लियरली ट्रांसफर कर दी, क्लैरिटी भी होनी चाहिए आपकी साउंड में, आप जो भी बोल रहे हो आपकी वॉल्यूम में, अटेंशन भी होना चाहिए सामने वाले का कि वो सामने वाला आप जो बोल रहे हो या जो कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हो वो अटेंटिवली उसको सुन रहा है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होगा प्रिंसिपल इसका। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स, द मैसेज इन कम्युनिकेशन शुड बी, यानी कि एक कम्युनिकेशन में मैसेज कैसा होना चाहिए, कॉन्सिस्टेंट, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, ओपेक या फिर फ्लॉड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम कम्युनिकेशन की बात करें कि किस तरह का कम्युनिकेशन यहाँ पे होना चाहिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है वो हमारा राइट है, कॉन्सिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को मैसेज सेंड किया, आपने पहले कुछ और डिलीवर किया, फिर सेकेंड टाइम आपको वही मैसेज डिलीवर करना था तो आपने कुछ और कर दिया। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए दोनों में, आप कितनी बार भी वो मैसेज डिलीवर करें हर बार उसकी कंसिस्टेंसी वही हो, ऐसा नहीं हो हर बार आप उसको अलग अलग तरीके से वही मैसेज डिलीवर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर एक्यूरेसी ऑफ अ कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट देन विच कम्युनिकेशन टाइप इज डिजायरेबल, यानी कि जहाँ कम्युनिकेशन की एक्यूरेसी हमारी इम्पोर्टेंट होती है वहाँ किस तरह के कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, डिजायर होती है, वन वे कम्युनिकेशन की, टू वे कम्युनिकेशन की, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टू वे कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स अगर एक्यूरेसी रखनी है कि तो आपको ना टू वे कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन वे आपने डिलीवर कर दिया। हो सकता है कि आपने जो मैसेज डिलीवर किया है सामने वाले ने उसको कुछ और तरीके से समझा हो, तो अगर टू वे कम्युनिकेशन होगा तो हो सकता है अगर सामने वाले को ठीक से वो समझ में नहीं आया तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर ले कि आपने यही मैसेज डिलीवर किया था ना, या फिर आपके मैसेज का यही मतलब है ना। तो टू वे कम्युनिकेशन में क्या होगा, हर चीज इजिली क्लियर हो जाएगी, एक्यूरेसी रहेगी मैसेज में जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है।
नेक्स्ट आते हैं हम, इन ऑर्डर टू इंश्योर डेट द मैसेज इज अंडरस्टूड बाय द रिसीवर करेक्टली इट इज डिजायर्ड टू हैव, यानी कि ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी मैसेज अंडरस्टूड किया गया है रिसीवर के द्वारा वो करेक्ट है, आपको क्या करना होगा? इनफॉर्मेलिटी रखनी होगी, एडिक्वेसी रखनी होगी, फीडबैक लेना होगा, या फिर टाइमली लेस आपको रखना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले से पता चले कि उसने वो जो भी आप मैसेज डिलीवर किया है उसने करेक्टली उसको रिसीव किया है कि नहीं, तो आपको क्या लेना होगा? उससे एक फीडबैक लेना होगा कि आप हमने जो समझा कहा था मैसेज डिलीवर किया था, आपने उस पर क्या राय ली, या फिर आप क्या समझे उससे, आपने क्या सोचा उस बारे में। इस तरह से आप फीडबैक ले सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि सामने वाले ने किस तरह से आपके मैसेज को रिसीव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कम्युनिकेशन कैन बी सेंड थ्रू अ वेराइटी ऑफ चैनल्स दैट इंक्लूड, यानी कम्युनिकेशन जो है हमारा कितनी जो चैनल की वेराइटीज के पास होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? ओरल, रिटेन, इलेक्ट्रॉनिक, या फिर ऑल ऑफ दीज। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, इसका आंसर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग ओरल कम्युनिकेशन, यानी ओरल कम्युनिकेशन रखने के लिए क्या क्या एडवांटेज हैं? क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एंड आंसर्ड, यानी कि क्वेश्चन को आप पूछ सकते हो, आंसर कर सकते हो। फीडबैक इज इमीडिएट एंड डायरेक्ट, फीडबैक हमारे इमीडिएट एंड डायरेक्ट मिल जाता है। इट इज मोर परसुएसिव एंड लेस एक्सपेंसिव, मोर परसुएसिव है यानी हर लेवल पर चलता है और एक्सपेंसिव भी नहीं है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स ओरल कम्युनिकेशन की बात करें तो ये सभी आंसर ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, तो ऑप्शन हमारा 4 यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ हैविंग रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि हमें रिटन कम्युनिकेशन के क्या क्या एडवांटेज हैं? मैसेज कैन बी रिवाइज्ड सेवरल टाइम्स, इट इज परमानेंट रिकॉर्ड दैट कैन बी सेव्ड, रिसीवर हैज मोर टाइम टू एनालाइज द मैसेज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका भी जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हम इसको रिवाइज कर सकते हैं, सेवरल टाइम्स देख सकते हैं, ठीक है, और परमानेंटली एक रिकॉर्ड की तरह रहेगा हमारे पास। आगे हम कभी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो हम एज अ इसको प्रूफ शो कर सकते हैं, या फिर हम इसको एनालाइज कर सकते हैं मैसेज को, कि सामने वाले ने जो हमें मैसेज भेजा था उसका क्या मतलब है। हो सकता है कि वो कुछ और कहना चाह रहा हो, तो हम बार बार उसको रीड करके अपनी जो भी डाउट है उनको क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रीमेच्योर इवेल्यूशन कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर्स टू एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि जो प्रीमेच्योर इवेल्यूशन होते हैं हमारे वो किस इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर कहे जाते हैं? लैंग्वेज बैरियर कहे जाते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर, पर्सनल बैरियर, या ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो वहां यहाँ पे फ्रेंड्स याद रखिएगा यहाँ प्रीमेच्योर इवेल्यूशन की बात की जा रही है। तो प्रीमेच्योर इवेल्यूशन फ्रेंड्स यहाँ पे साइकोलॉजिकल बेस पे होगा कि कुछ पर्सन की साइकोलॉजी है कि उन्होंने उस चीज को नहीं समझा, क्योंकि अभी उनकी मैच्योरिटी लेवल इतना नहीं था अंडरस्टैंड करने का, या इस तरह की लेवल को अंडरस्टैंड करने का। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल बैरियर आएगा कि उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं थी कि वो इस लेवल के मैसेज को समझ पाए, तो यहाँ पर ये वाला बैरियर अराइज हो जाएगा। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू केंट डेविस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रेप वाइन कैन अकर, यानी कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कितनी तरह से अकर होते हैं? 2, 3, 4, या फिर 5। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा कि ये हमारे अकर होते हैं 4 टाइप से। तो राइट आंसर हमारा है यहाँ पे 4। केंट डेविस ने जो ग्रेप वाइन के टाइप्स दिए हैं वो हैं हमारे 4 टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनेस्ट ग्रेपवाइन चेन इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो कॉमनेस्ट ग्रेपवाइन चेन है ऑर्गेनाइजेशन की वो कौन सी है? सिंगल स्टैंड चेन, गॉसिप चेन, प्रोबेबिलिटी चेन, या फिर क्लस्टर चेन। तो फ्रेंड्स ग्रेपवाइन के अंदर जो सबसे ज्यादा कॉमन है चेन वो है हमारी क्लस्टर चेन, यानी क्लस्टर चेन का मतलब होता है बहुत सारे क्लस्टर बने हुए हैं, वो डिवाइड डिफरेंट पार्ट्स में। तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का पार्ट होती है, जो कि नॉर्मली जो गॉसिप होती है उसमें सबसे ज्यादा इसी तरह की चीज होती है कि ग्रुप्स बन जाते हैं और वहां पे र्यूमर क्रिएट होता है लोगों के बीच में कि उसने उससे ये कहा ये कहा ये कहा, तो क्लस्टर बन जाते हैं। तो ये वाली चेन सबसे ज्यादा कॉमन है। डैश कॉस्टिंग यूज्ड इज इन ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, यानी कि इसमें से कौन सी कॉस्टिंग है जो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में यूज की जाती है? प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग, या फिर जॉब कॉस्टिंग। तो फ्रेंड्स ट्रांसपोर्ट के अंदर हम क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो कॉस्टिंग यूज होगी वो हमारी सर्विस कॉस्टिंग यूज होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 1 जो है वो राइट आंसर है। ट्रांसपोर्ट के अंदर सर्विस कॉस्टिंग यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
द टोटल वेरिएबल कॉस्ट डैश इन द टोटल प्रोपोर्शन टू आउटपुट, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जब हमारा टोटल प्रोपोर्शन आउटपुट का इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होती है प्रोपोर्शन में या फिर डज नॉट इंक्रीज, डिक्रीजेज या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे हम टोटल प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, टोटल प्रोपोर्शन आउटपुट की, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी हमेशा इंक्रीज होगी, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है अगर हमारा आउटपुट डिक्रीज हो रहा है या फिर हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, वहां पे हमारे फिक्स्ड कॉस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन हमारी आउटपुट के साथ हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी हमारी इंक्रीज होती है, और अगर आउटपुट हमारा कम होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी डाउन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट किस तरह की रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, वेरी करती है, डिक्रीजेज होती है या फिर इंक्रीज होती है। तो फ्रेंड्स अगर हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं तो ये हमारी पर यूनिट हमेशा इसकी कांस्टेंट रहेगी अगर हम पर यूनिट की बात करते हैं, और अगर हम वैसे बात करेंगे तो ये हमारे आउटपुट पर डिपेंड करती है। अगर हम ओवरऑल वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, अगर हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी, और अगर हमारा आउटपुट डाउन होगा तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी डाउन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संक कॉस्ट आर डैश फॉर डिसीजन मेकिंग इज, यानी कि संक कॉस्ट जो है वो डिसीजन मेकिंग में किस तरह का काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे हम संक कॉस्ट की बात करें तो डिसीजन मेकिंग में किस तरह की होगी, इररिलेवेंट होगी, रेलिवेंट होगी, यूजफुल होगी या फिर नन ऑफ दीज होगी। तो फ्रेंड्स संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि हमारी अब यूजफुल नहीं है, कंपनी में काम नहीं आएगी, जो कि डूब चुकी है हमारी कॉस्ट, मतलब किसी भी ऐसे चीज में या फिर प्रोडक्शन में कॉस्ट लगी हुई है जो कि उसका होना ना होना हमारी फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं करता। तो संक कॉस्ट क्या है, डिसीजन मेकिंग में हमारे लिए एक इररिलेवेंट रोल प्ले करेगी, संक कॉस्ट से हमारे डिसीजन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग यार, यानी कि जो कॉस्टिंग है और जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। ऑप्शंस है नॉट द सेम, सेम नहीं होती। सेकंड है वन एंड द सेम, यानी कि ये दोनों एक सेम है। नॉट रिलेटेड एट ऑल, ये बिल्कुल भी एक दूसरे से संबंधित नहीं है, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स अगर हम कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो ये दोनों हमारी क्या होगी, ऑप्शन यहाँ पे वन हमारा राइट है, ये हमारी सेम नहीं होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स कॉस्टिंग हमारी एक मेथड है जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी एक अकाउंटिंग का पार्ट है, यानी कि जो हम डिफरेंट टाइप्स की अकाउंटिंग पढ़ते हैं उसकी एक ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग, और कॉस्टिंग हमारा एक मेथड है। तो कॉस्टिंग अकाउंटिंग के अंदर जब हम कॉस्ट को इवेल्युएट करते हैं किसी प्रोडक्ट की, तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को इवेल्युएट करने में जो हम मेथड यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्टिंग करना, किसी प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना, वो हमारी कॉस्टिंग है। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं। नेक्स्ट है फिक्स्ड कॉस्ट डैश इन द सेम प्रोपोर्शन इन विच आउटपुट चेंजेस, यानी कि फ्रेंड्स अगर हमारे आउटपुट में किस प्रोपोर्शन में चेंजेस आ रहा है तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसी होगी, डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होगी, चेंजेस चेंज होगी, इंक्रीजेस इंक्रीज होगी या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स अगर हमारे आउटपुट में चेंजेस आ रहे हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी यहाँ पर क्या होगी, डज नॉट चेंज। अभी हमने ऊपर भी बात की थी कि हमारे आउटपुट में किसी भी तरह का चेंज होने से हमारी फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई इफेक्ट पड़ नहीं पड़ेगा, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगी, यहाँ पे चेंज नहीं होगी। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा यहाँ पे फिक्स कॉस्ट की बात की जा रही है, लेकिन अगर यहाँ पे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दिया होता तो उस पे इफेक्ट पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट पे तो हमें इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनदर क्वेश्चन की, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर मोस्टली, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं वो किस तरह के होते हैं, सेमी वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल होते हैं, फिक्स्ड होते हैं या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हम अपने बिजनेस के अंदर किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग में जो हम एक्सपेंसेस करते हैं, यानी किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में हम कोई भी ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई भी ऐसी डीलिंग कर रहे हैं और उसमें कोई पैसा लग रहा है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कहलाते हैं, ये हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है तो उससे एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हमारे कंटिन्यू रहेंगे और उतने ही होंगे। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हमेशा हमारे फिक्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एबनॉर्मल कॉस्ट इज, यानी कि जो एबनॉर्मल कॉस्ट है वो किस तरह की कॉस्ट है, अनकंट्रोलेबल है ये,
कंट्रोलेबल है, फिक्स्ड है, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स अगर हम एबनॉर्मल कॉस्ट की बात करें तो एबनॉर्मल कॉस्ट ऑलवेज हमारी अनकंट्रोलेबल होती है, क्योंकि जो एबनॉर्मल का मतलब ही यही है कि जो कि नॉर्मल ना हो, यानी कि जो अपने आप हो, जिसको हमारा उस पर बस ना हो, हम उसको किसी भी तरह से कंट्रोल ना कर पाए, तो ये अनकंट्रोलेबल होती है। हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन हम इस कॉस्ट को बिल्कुल भी खत्म नहीं कर सकते। कोशिश करेंगे कि मिनिमाइज कर दे। मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स इस कॉस्ट को? हम इंश्योरेंस करा के, जैसे कि अपने हमारे कंपनी में किसी भी तरह का लॉस हो गया, कोई चोरी से या किसी आग से लॉस हो गया, तो हम क्या करेंगे? इंश्योरेंस करा देंगे। एबनॉर्मल लॉस तो हुआ है, लेकिन उसको मिनिमाइज कर देंगे इंश्योरेंस करा के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो किसके इक्वल होगा? वर्क कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के, या फिर प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क कॉस्ट के। थर्ड है प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क ओवरहेड के, या फिर वर्क ओवरहेड प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के। तो फ्रेंड्स अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर फ्रेंड्स यहाँ पर वर्क कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की बात की जाती है, क्योंकि इसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट है। वर्क कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो है वो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इक्वल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज विद इन आउटपुट, यानी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है आउटपुट में क्या होने पर? इंक्रीज होने पर, डिक्रीज होने पर, इंक्रीज और डिक्रीज होने पर, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स याद रखिए यहाँ पे इंक्रीज की बात की जा रही है। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कब होता है? जब हमारे आउटपुट में इंक्रीजमेंट होता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है। अभी हमने बात की थी आउटपुट में अगर हमारे इंक्रीज में हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, आउटपुट हमारा डिक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर कॉस्ट कंट्रोल, यानी कि ऐसी कौन सी अकाउंटिंग है जो कि हमारे कॉस्ट कंट्रोल में के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट, ह्यूमन रिसोर्स, या फिर नन ऑफ दीज। बहुत ही सिंपल आंसर है फ्रेंड्स। आंसर है इसका बी, कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है कॉस्ट को कंट्रोल करने में, कॉस्ट को एस्टिमेट करने में। उसको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट में कितनी कॉस्ट आ रही है, और उसके बाद हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश इज वन विच कैन बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड विद द चार्ज्ड टू अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ कॉस्ट, यानी कि फ्रेंड्स वो क्या होगा जब हमारी कोई भी ऐसा पर्टिकुलर यूनिट ऑफ कॉस्ट पे कोई भी हम ऐसी कन्वीनियंटली चार्ज करेंगे अपनी कोई भी ऐसी कॉस्ट, तो वो कॉस्ट हमारी कौन सी कॉस्ट कहलाएगी? डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी, ओवरहेड कहलाएगी, या नन ऑफ दीज कहलाएगी? तो फ्रेंड्स जो कि हम डायरेक्टली अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे चार्ज करते हैं किसी भी चीज को, वो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है, क्योंकि ये कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई कर ली जाती है डायरेक्ट कॉस्ट। क्योंकि इनडायरेक्ट कॉस्ट में तो हम बहुत सारी चीजें ऐसी इन्वॉल्व होती हैं इनडायरेक्टली जिसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट में हम जो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से या यूनिट ऑफ कॉस्ट से, जो भी कॉम्पोनेंट या फिर एलिमेंट बोल सकते हैं वो इन्वॉल्व होंगे, तो हम वहां पर उसकी कॉस्ट इजिली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट आर, यानी कि कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट क्या है? नॉट द सेम, सेम नहीं है दोनों। द सेम, सेम है। नॉट रिलेटेड, आपस में रिलेटेड नहीं है, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट की, तो फ्रेंड्स ये नॉट द सेम, ये सेम चीज नहीं है। रिलेटेड तो है एक दूसरे से लेकिन सेम नहीं होती हैं। कॉस्ट सेंटर वो होती है जो पर्टिकुलर किसी सेंटर पर कॉस्ट लगती है, जबकि कॉस्ट यूनिट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की यूनिट पर जो कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट यूनिट कहलाती है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड तो हैं लेकिन ये सेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डैश विद राइज इन आउटपुट एंड डैश विद फॉल इन आउटपुट, यानी कि फ्रेंड्स याद रखिएगा ऊपर हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, अगर आपने वो अच्छे से समझा होगा तो यहाँ पे आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट की बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स अगर आउटपुट में राइज हो रहा है तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कैसी होगी, और अगर यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट कैसी होगी अगर यहाँ पे आउटपुट हमारा फॉल हो रहा है? डिक्रीज इंक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इज कांस्टेंट, रिमेन सेम, या फिर नन ऑफ द अबव।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स रिवर्स होता है, पर कॉस्ट की बात की जा रही है, याद रखना। अगर यहाँ पे आउटपुट हमारा राइज हो रहा है तो फिक्स कॉस्ट क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर यहाँ पे आउटपुट हमारा फॉल जा रहा है तो यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। पीरियड कॉस्ट चार्ज। पीरियड कॉस्ट किस पे चार्ज किया जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, प्रोडक्ट्स पे, पीरियड्स पे, या फिर नन ऑफ दिस पे। फ्रेंड्स ये इजीली आप इसको बता सकते हैं। इसका आंसर यहाँ पे पीरियड कॉस्ट की बात की जा रही है। तो फ्रेंड पीरियड कॉस्ट एक पर्टिकुलर पीरियड के टाइम बेसिस पे निकलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका 3rd करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज, यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है। प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट होती है, बजटेड कॉस्ट होती है, एक्चुअल कॉस्ट होती है, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होती है हमारी, ये प्रीडिटरमाइंड होती है या बजटेड, ये इसमें से हमें इसको राइट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑलवेज हमारी प्रीडिटरमाइंड रहेगी, क्योंकि स्टैंडर्ड का मतलब ही यही है कि आपने पहले से एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, यानी कि पहले से प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट फिक्स कर दी कि हमें इस प्रोडक्ट की इतनी कॉस्ट रखनी है। तो इस हिसाब से हमें इसके जो मटेरियल इसमें यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इसमें यूज करना होगा। ऐसा ना हो कि हमने कॉस्ट जो रखनी थी उससे ज्यादा हमने मटेरियल यूज कर दिया तो एक फर्म को लॉस होगा। तो यहाँ पर हमने पहले से ही अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को यहाँ पे फिक्स कर दिया, स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए हैं, तो हम उसी हिसाब से उसके अकॉर्डिंग मटेरियल यूज करेंगे, जिससे कि हम बाद में उस मटेरियल को यूज करने के बाद अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उस कॉस्ट को चार्ज कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश आर कॉस्ट विच हैज बीन अप्लाइड अगेंस्ट रेवेन्यू ऑफ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि ऐसा क्या कारण है जिसके कारण हमारी जो अकाउंटिंग किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड पे हमारा रेवेन्यू अप्लाई किया जाता है। ठीक है, एक्सपेंसेस कहलाते हैं, इनकम होती है, लॉस होती है, या फिर नन ऑफ दीज होता है इसका आंसर। तो फ्रेंड्स ये चीज हमारे एक्सपेंसेस कहलाएंगी, क्योंकि एक्सपेंसेस एक ऐसा कारण है जो कि किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड पर जो कि रेवेन्यू के अगेंस्ट में अप्लाई किया जाता है। क्योंकि हमारे पास दो ही चीजें होती हैं, तो रेवेन्यू होता है या फिर हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो हम वहां पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ एक्टिविटी और एरिया और रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर विच कॉस्ट इज एक्यूमुलेटेड। यानी कि डैश वो ऐसी स्मॉलेस्ट सेगमेंट एक्टिविटी का सेगमेंट है या फिर एरिया या रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें हमारी कॉस्ट को एक्यूमुलेट किया जाता है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहलाती है, कॉस्ट सेंटर कहलाती है, कॉस्ट ड्राइवर कहलाती है, या फिर नन ऑफ दी अबव है। ये नन ऑफ दीज भी बोल सकते हैं हम इसे। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कॉस्ट सेंटर कहलाते हैं। यानी कि ऐसी कोई भी एक छोटा स्मॉल एरिया किसी भी एक्टिविटी का या फिर एक ऐसा सेगमेंट जिसमें हम उसकी कॉस्ट को एक्यूमुलेट करते हैं वो हमारा कॉस्ट सेंटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्राइमरी एम्फेसाइजेस ऑफ, यानी कि जो प्राइमरी एम्फेसाइजेस होता है डैश कॉस्ट इज ऑन द प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि जो मैनेजमेंट की प्लानिंग फंक्शन पर जो भी कॉस्ट लगती है वो प्राइमरी किस पे एम्फेसाइज करती है, बजट पे, स्टैंडर्ड पे, पीरियड पे, या फिर नन ऑफ दीज पे। तो फ्रेंड्स ये हमारी प्राइमरली एम्फेसाइज करेगी। यहाँ पे फ्रेंड्स याद रखिएगा मैनेजमेंट की बात की जा रही है, तो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो इसको सबसे ज्यादा जो एम्फेसाइज करेगी वो है हमारा ऑप्शन बी, सॉरी ए, बजट। बजट पे वो सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करेगी, क्योंकि वो बजट पहले से ही उसने बना के रखा हुआ है। तो उस बजट के अकॉर्डिंग कॉस्ट को वहां पे वो देखेगी कि इसका इतना कॉस्ट है या फिर इसके लिए इतनी फंडिंग की गई है, तो इसकी हमें कॉस्ट इतनी निकालनी है जिससे कि हम अपना इतना ऐड करके प्रॉफिट, इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फोकस करेगी वो होगा बजट। डैश कॉस्ट इज इररिवोकेबल कॉस्ट। यानी कि ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो कि इररिकवरेबल कॉस्ट है हमारी, मार्जिनल कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट, संक, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संक कॉस्ट। यानी कि वो कॉस्ट जो कि डूब चुकी है हमारी, वो हमारी कहलाती है इररिकवरेबल कॉस्ट, यानी अब उसको रिकवर नहीं किया जा सकता, वो हमारी कहलाती है संक कॉस्ट।